क्या इजराइल पर फिर से फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं, बल्कि गाजा बन सकता है नई जंग का बड़ा ट्रिगर। गाजा के हालात बता रहे हैं कि बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होने जा रही है। नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है? ईरान का गुस्सा देखने लायक है। तेहरान की सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, लेकिन इस बार इजराइल पर गुस्सा गाजा को लेकर फट सकता है। ट्रंप के पुतले और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी देखी जा सकती है। ईरान में इजराइल और अमेरिका का सिर्फ झंडा ही नहीं जलाया जा रहा, ये ईरान की मिसाइल वाली वो आग है जो जून के महीने में पूरी दुनिया देख चुकी है। जब ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के साथ इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइल दागी थी और ऐसे हर धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई थी। अब ईरान में मांग उठ रही है कि इजराइल को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि गाजा में लाखों लोगों का खाना पीना बंद कर दिया गया है और अगर ईरान ने इस मौके पर इजराइल पर एक्शन नहीं लिया तो गाजा में लाखों लोगों की मौत होना तय है। با اتحادمون پشت مردم غزه وای میستیم و نمیذاریم در این روزگار اون مردم، اون بچه‌های بیگناه، اون زن‌های بیگناه از گرسنگی تلف بشن. دلمون خونه از این مصیبت، ولی پشتشون ایستادیم، با تمام قوا پشتشون ایستادیم. गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। متاسفانه حکام عرب، حکام کشورهای اسلامی دارن به اسلام خیانت میکنن. اینی که ما اسکلت یک بچه 4-5 ساله رو میبینیم، مظلومیت زن و کودک غزه‌ای رو میبینیم و رگ گردن اون به جوش میاد، آیا این حکام عرب نباید اینو ببینن؟ آیا این حکام عرب بوی از اسلام بردن؟ गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही है। इराक में अयतुल्लाह अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाए। अयतुल्लाह अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा? जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई के अंत में ही युद्ध का नया अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है?
क्या हमला अगस्त महीने में ही किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या अगस्त की शुरुआत में ही नेतन्याहू की फिर से एक्टिव हुई एयरफोर्स बड़ा हमला करेगी? और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू होने का डर है, क्योंकि दोनों तरफ अब संयम खत्म होता नजर आ रहा है। ये यमन की राजधानी सना है और ये इलाका सबीन चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ इजराइल के खिलाफ हजारों लोगों का गुस्सा देखिए। यमन ही नहीं, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और हिजबुल्लाह के झंडों के साथ इजराइल के खिलाफ ऐसी नारेबाजी हो रही है जिसके शब्द सुनकर नेतन्याहू का गुस्सा कई गुना बढ़ सकता है। خرجنا اليوم أمام إخواننا في فلسطين نقول لكم لن نتهاون ولن نتراجع ولن نكل ولن نمل وثابتون ثبوت الجبال الرواسي لأن اليهود يريدون استباحة الأمة كلها ومقدساتها بأكملها. यमन पर कई बार इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके हैं। यमन के बंदरगाह पर कई बार बमबारी हो चुकी है, लेकिन यमन के तेवर हल्के नहीं पड़ रहे। यमन के लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं। इजराइल यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है और इन लोगों और इजराइल के बीच सऊदी अरब की जमीन है। والله ثم والله لن نتخلى عن غزة ونقول لأهل غزة سامحونا عاد احنا مقصرين عاد احنا نشتي ندخل هناك ورسالتي إلى أهل غزة وفلسطين فلسطين هنا। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए ईरान बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि ईरान की पब्लिक भी अब आर या पार के मूड में है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? 650 दिन के युद्ध के बीच गाजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गाजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार। 22 महीनों का युद्ध और अब तक 59,000 लोगों की मौत। गाजा में मौत का मीटर चलता जा रहा है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 59,000 लोगों की मौतों के साथ सवाल है कि इस युद्ध को जीत कौन रहा है, क्योंकि हमास की पूरी लीडरशिप खत्म होने के दावे के बीच इजराइल को जून और जुलाई में लगातार ऐसे झटके लगे हैं जिसने नेतन्याहू के मिशन गाजा को इजराइल की सेना के लिए जलेबी बना दिया है। इजराइल के कई सैनिक हमास के हमलों में मारे गए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपने ऑपरेशन पर ब्रेक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से भी इजराइल को लगातार मदद मिल रही है। इजराइल को अब अमेरिका से 7,000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका के 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम इजराइल को आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं। इनकी खेप
समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी सप्लाई की जा रही है। एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे एक्टिव है, जिसके टारगेट पर ईरान है। यह डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा दे। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाए जा रहे हैं। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन भी कह चुके हैं कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर ईरान से फिर युद्ध लड़ने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बेतेनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए। और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। लगता है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब पुतिन के तूफानी हमलों के सामने आखिरकार हार मान चुके हैं। जहां एक तरफ रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन तुर्की में एक तरह से सरेंडर की तैयारी में है। दावा यह किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन से तुर्की के इस्तांबुल में मीटिंग कर सकते हैं। और अगर यह दावा सही है तो यकीनन ट्रंप मोर्चे को अब पुतिन ने फोड़ दिया है। घुटनों पर आए ज़ेलेंस्की, पुतिन ने फोड़ा ट्रंप मोर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर ये सवाल पूछा जाए कि जंग का असली बाजीगर और लड़ाका कौन साबित हुआ, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि 3.5 साल से ज्यादा की जंग में राष्ट्रपति पुतिन सबसे बड़े महारथी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका समेत नेटो के 32 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूसी सेना को जंग के मैदान में ना तो पछाड़ पाए हैं और ना ही खदेड़ पाए हैं। युद्ध की इसी हकीकत को देखते हुए अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का भरोसा राष्ट्रपति ट्रंप से उठने लगा है। ज़ेलेंस्की को अब अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर रूस के तूफानी हमलों को रोकना है
तो पुतिन से बात करनी पड़ेगी। खबर यह है कि ज़ेलेंस्की जोर शोर से पुतिन से मिलने की जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से ऐसी गर्मजोशी बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन समेत नेटो देश भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को लगने लगा है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध की आड़ में हथियारों का व्यापार करने में जुटे हैं और यूक्रेन को लूटने में जुटे हुए हैं। अब तक ट्रंप यूक्रेन से जबरन 500 अरब डॉलर की दुर्लभ खनिज डील कर चुके हैं। पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप की चाल को अब ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं और अब तबाह यूक्रेन रूस के सामने पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ एक मीटिंग के लिए कितने ज्यादा और आतुर हो चुके हैं। रूस ने जीता पूर्वी यूक्रेन, ज़ेलेंस्की करेंगे सरेंडर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अल्टीमेटम मिलने के बाद से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जुटाई स्टॉर्म यानी जुलाई का तूफान से पूरे यूक्रेन के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। मौजूदा हालात में यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्नीव, ज़पोरिजिया, खेरसोन और लुहांस्क में रूसी सेना ने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इधर तुर्की राजधानी इस्तांबुल में यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार हो जाए, ताकि ज़ेलेंस्की को उनसे कुछ राहत मिल जाए। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने वाले कुछ अधिकारी और नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं जो साबित कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी वार्ताकारों ने पुतिन के साथ संभावित बैठक पर चर्चा शुरू कर दी है। मॉस्को और कीव के वार्ताकारों ने इस्तांबुल में अपनी वार्ता के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की संभावना पर चर्चा की गई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमें युद्ध का अंत चाहिए, जिसकी शुरुआत शायद नेताओं की एक बैठक से होगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है, कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पुतिन के साथ बैठक के प्रारूप पर अब काम तेजी से चल रहा है। हम आपको बता दें, 23 जुलाई 2025 को इस्तांबुल में वार्ता के एक नए दौर में यूक्रेनी प्रमुख वार्ताकार रुस्तम उमरोव ने अगस्त के अंत से पहले वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने 2 टूक कहा है कि पुतिन के साथ ज़ेलेंस्की की मीटिंग की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। रूस की सरकार समाचार एजेंसी TASS से रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा है, बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तभी इसका कोई मतलब होगा। रूस ने जीता पोक्रोवस्क का किला, 24 घंटे में 1220 यूक्रेनी सैनिक। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन 2 तरह से बुरी तरह से मारा जा रहा है। पश्चिमी देश, नेटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के सबसे घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। कुछ पुराने 49 अब्राहम टैंक जरूर मिले हैं, लेकिन ये टैंक रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोकने में सफल होंगे, इस पर शक जताया जा रहा है। उधर रूसी सेना ने डोनेस्क, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, सुमी, ज़पोरिजिया समेत 2 दर्जन इलाकों पर बेतहाशा हवाई और जमीनी हमले किए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में कई जीत के दावे किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 2 यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में नोवोटोरेत्स्कोये और सुमी में वराचिन पर कब्जा करने की घोषणा की है। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि इस मिशन के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और एक ही दिन में 1220 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान है। इधर रूसी सेना ने सबसे बड़ी जीत का दावा पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोवस्क को लेकर किया है। दावा किया गया है कि इस वक्त रूसी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के भारी सुरक्षा वाले शहर पोक्रोवस्क में मौजूद है। मॉस्को ने युद्धग्रस्त डोनेस्क के पोक्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेनी रसद केंद्र पोक्रोवस्क पर कब्जा करने में कई महीने लगाए, तब जाकर कब्जा हो पाया है।
रूस ने डोनेट्स्क के साथ साथ मुख्य भूमि यूक्रेन के लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना झूठ बोल रही है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है। 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा। रूस यूक्रेन जंग तीसरी जंग में बदल चुकी है, ये कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा है रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। कहा, पश्चिमी देशों के लिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो को बकवास बताया है। वैसे ये भी कहा है कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए एक साक्षात्कार में कही है। रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौते करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वे महत्वपूर्ण है। ज़ेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटों में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो ये है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश में जुटा है जो पुतिन को बेहद नाराज कर दे और रूस की किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। इधर अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। 1999 में हुआ कारगिल युद्ध भारतीय शूर वीरों के पराक्रम की एक शानदार मिसाल है। सरजमी के लिए शहादत से जुड़ा ये एक ऐसा युद्ध था जहां भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय में बोफोर्स तोप ने जिस तरह से पाकिस्तानियों पर बारूद बरसाया, उसका खौफ आज भी पाकिस्तान पर साफ दिखाई देता है। उन्नीस 1999 का कारगिल युद्ध, सरजमी के लिए शहादत। उन्नीस 1999 का कारगिल युद्ध भारत की विजय और सैनिकों की शहादत की ऐसी शौर्य गाथा है जो भारत की सरजमी पर हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी है।
1999 का कारगिल युद्ध कई मायनों में पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा का शानदार प्रतीक है। ये एक ऐसा युद्ध था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों को कारगिल की चोटी और पहाड़ियों से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में वीरता के लिए भारतीय सेना के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना की 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स के आर्मी अफसर थे। उन्होंने कारगिल युद्ध की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, अपनी बटालियन का सफल नेतृत्व किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 111 गोरखा राइफल से थे। उन्होंने भी इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हिस्सा रहे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टाइगर हिल पर भारतीय हमलों का नेतृत्व किया। ग्रेनेडियर यादव को पाकिस्तानियों से युद्ध करते वक्त 15 गोलियां लगीं। मात्र 19 साल की उम्र में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के सदस्य थे। उन्होंने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस युद्ध